हेलो डियर बैंकर्स, हेलो टू एवरीबडी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम पढ़ रहे हैं आपके RBWM सब्जेक्ट में मॉड्यूल बी को, जहाँ पर मॉड्यूल बी का यूनिट 11, 12 एंड 13 लास्ट सेशन में किया था। आज हम यूनिट 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे और 16 पढ़ेंगे, और उसी के साथ हमारा मॉड्यूल बी हो जाएगा डन। रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स एक बड़ा चैप्टर है, उसको हम अब डिटेल में पढ़ने चल रहे हैं। ओके। एक असेट प्रोडक्ट वो होता है जब बैंक पैसे देता है किसी को, है ना, और उससे इन रिटर्न या तो फी मिल पाती है या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाता है ना, जिससे भी हम मुनाफा कमा सकते हैं। वही हमारे लिए असेट होता है, और बैंक के लिए लोन बन जाता है असेट। इस एंगल से जब लेंडिंग कर रहा होता है बैंक, तो बैंक को कुछ रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि एनपीए इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क दैट इज देयर। ना, अगर डिफॉल्ट कर दिया, सामने वाले बंदे ने लोन लिया तो बट वापस नहीं दिया, दिस इज वन अमंग द मेनी रिस्क जो बैंक पैसे या रिस्क फेस करते हैं। तो यहाँ पर the strategy behind the launch of asset product by a financial institution is developed around many factors, of which the risk appetite is most important. आपका रिस्क एपिटाइट कैसा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट। अब इस यूनिट में हम यही फोकस करने वाले हैं कि कैसे रिकवरी करी जा सकती है अगर रिटेल असेट या लोन दिया है, अगर अगर डिफॉल्ट हो जाता है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, तो किस तरीके से आप रिकवरी कर सकते हो फॉलोइंग अ लीगल एंगल। ओके। Repayment in retail loans. The success of any banking initiative is judged only by the profit generated from that business. सिर्फ और सिर्फ किससे पता चलेगा कि आपने पैसा कितना कमाया है, मुनाफा कितना कमाया है, बी प्रिसाइज, है ना। आपने मुनाफा कितना कमाया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैंक्स एग्रेसिवली बिल्डअप करते हैं अपने रिटेल असेट पोर्टफोलियोज को, ताकि वो अपना रिटेल असेट बना बढ़ा सके, और इसको एक बेस्ट ड्राइविंग फोर्स या बेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर बना सके बैंकिंग इंडस्ट्री में। अब हॉलीडे पीरियड या मोराटोरियम पीरियड क्या होता है? मोरिटोरियम पीरियड या मोराटोरियम पीरियड, टू बी करेक्टली प्रोनाउंसिंग इट, या हॉलीडे पीरियड एक ऐसा टाइम है जो जब बंदे ने लोन लिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एजुकेशन लोन लिया, ठीक है, एजुकेशन लोन लिया लेट्स से एमबीए करने के लिए। एमबीए तो होती है कितने साल की? एमबीए होती है 2 साल की, ठीक है। बट इसमें 1 ईयर आपको पोस्ट ईयर पढ़ाई दी जा रही है एज मोरेटोरियम पीरियड, कि भाई आप कमा लो और फिर आप ईएमआई देना चालू कर देना। ओके। तो जब लोन ले लिया बंदे ने, when they are not required to pay any principal repayment, ओके, इसे बोल सकते हैं एक तरीके से एक वेटिंग पीरियड है। व्हाट इज इट? It's a waiting period before repayment of EMI begins. This is what is moratorium or holiday period. Generally जो repayment रहती है वो जब पूरा लोन अमाउंट डिसबर्स हो जाता है उसके बाद से चालू हो जाता है। टर्म लोन में भी डिसबर्स इधर इन सिंगल डेबिट या फिर मल्टीपल, जैसे कि हम होम लोन लेते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो इकट्ठे नहीं जाता, वो फेजेस में जाता है ना, जैसे भी रिक्वायरमेंट। तो हॉलीडे पीरियड इंटरेस्ट नीड्स टू बी सर्विस्ड, ऑफ कोर्स 3 साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो नहीं होगा, बट इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा। एंड अल्टीमेटली जब मोरेटोरियम पीरियड या हॉलीडे पीरियड फिनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा, है ना, उसके बाद जो आप पैसे देंगे, जो आप पैसे रिटर्न करेंगे, ईएमआई देंगे, उसमें इसका इफेक्ट जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। Holiday period interest need to be serviced, but it's educational loan. This is not insisted upon. Education loan में अगर मान लेते हैं मोरेटोरियम पीरियड एजुकेशन पीरियड के लिए लिया गया है, एजुकेशन पर्पस के लिए लिया गया है, तो हाँ, बैंक पे डिपेंड करेगा, इट इज नॉट इंसिस्टेड अपॉन। नाउ अगर मैं हाउसिंग लोन के बारे में बात करती हूँ तो हॉलीडे पीरियड 18 महीने तक अलाउड है जब केस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, और 3 महीने तक अलाउड है इन केस ऑफ परचेजेस। हॉलीडे पीरियड
is allowed with an intention to allow the borrowers to get themselves equipped for repayment कि भैया आप तुम्हारे पास समय है, पैसे इकट्ठे कर लो, फिर ईएमआई देना शुरू कर देना। जो इनिशियल स्टेजेस हैं जब आप लोन ले रहे होते हो, देयर में भी सब मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो बंदे को मीट करने हैं, इसलिए बोल रहा है कि आपको हम थोड़ा रिपेमेंट करने का समय दे रहे हैं। अलग अलग टाइप से हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट्स की हैं। बोरोअर जो है वो 3 टाइप्स ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स चूज कर सकता है ताकि वो अपना लोन को रीपे कर सके। इसमें आपका लोन अमाउंट मतलब प्रिंसिपल लोन अमाउंट भी आ जाता है, इंटरेस्ट जो अक्रू हो रखा है वो भी आ जाएगा। एक तो है बुलेट पेमेंट, मतलब इकट्ठे पेमेंट कर दो, ठीक है। एक तो क्या है, बुलेट पेमेंट है, पूरे पैसे इकट्ठे दे दो। इस केस में जो लोन अमाउंट है एक सिंगल पेमेंट में विद इंटरेस्ट वापस दे दिया जाता है, विद इंटरेस्ट वापस दे दिया जाता है जब लोन का पीरियड खत्म होता है। स्मॉल वैल्यू गोल्ड लोन्स आर पेड इन दिस वे, बुलेट पेमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लोन। यहाँ पे आपके पास ईएमआई देना है, इक्वल इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स देना है, एंड द लोन अमाउंट इज डिवाइडेड टू इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। इस मेथड में इंटरेस्ट सर्विसिंग बर्डन इज मोर इनिशियल स्टेज, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए इंटरेस्ट सर्विंग जो बर्डन होता है वो ज्यादा रहता है। यहाँ से भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, काफी सिंपल है, लॉजिकल है, एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। The borrower has to pay the loan in installments along with the entire interest accrued in the account during that period। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ ऑडियो वीडियो, आई होप नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। नाउ बोरोअर हैज टू पे द लोन इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट अक्रूड इन अकाउंट ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब भी जितने भी पीरियड के लिए आपको लोन लिया है। अब हमारे पास तीसरा जो है वो है ईएमआई, सॉरी, तीसरा जो हमारे पास है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। सो बेसिकली ईएमआई है क्या, आपने या फिर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स क्या है, इक्वली डिवाइड कर दिया। लेट्स से 12 लाख का लोन लिया था और 12 महीने के लिए लिया था लेट्स से, तो ये 1 लाख पर मंथ आ जाएगा। यस, इन ईएमआई मॉडल ऑफ रीपेमेंट जो लोन है इज पेड इन हिल इन यूनिफॉर्म मंथली बिल, मंथली इंस्टॉलमेंट स्प्रेड ओवर रीपेमेंट पीरियड। जैसे होता है कि 12 महीने के लिए, तो जो पूरा अमाउंट है उसको हमने बांट दिया है। ईएमआई में 2 कंपोनेंट है, हमारे पास प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, ठीक है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों का कंपोनेंट रहेगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास ईएमआई कैलकुलेट करने का, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, लेट्स से आपने 12 लाख का लोन लिया था, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से 6% के हिसाब से है ना, या आपने यहाँ पे हमने हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 10% के हिसाब से। लेट्स गो विद दिस फॉर्मूला, जो एग्जांपल इन्होंने लिया उसी को ले लेते हैं, ठीक है। लोन अमाउंट जो भी है आपका क्या हो जाएगा, हाँ लोन अमाउंट लेट्स नॉट टेक दिस एज एन एग्जांपल, जो एग्जांपल दिया हुआ है पहले उसी को समझते हैं। वैसे इंटरेस्ट रेट है 10% का और 12 महीने के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि हम पर मंथ बोल रहे हैं तो 12 मंथ्स ले लिया। 10 into 12, 10 divided by 12 into 100, क्योंकि 12 महीने के हिसाब से लिया है आपने ये, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कर से आप यूज कर लेंगे। क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल लेट्स से 12 लाख का है, 12 लाख अमाउंट है, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से 10% का है, और कितने साल के लिए, लेट्स से 5 years के लिए, n is 5 years, okay। 1 plus 10 raised to the power 5 minus 1, this is your formula, okay। this is you how you will calculate। क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है तो हम बहुत ज्यादा बार बार लिखे कंफ्यूज नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब डिफॉल्ट और रीशेड्यूलिंग क्या है, क्रेडिट इज यूज फॉर इंटेंडेड पर्पज, इंटेंडेड मतलब एजुकेशन के लिए लिया है तो एजुकेशन लोन होगा, पर्सनल लोन लिया है तो अकॉर्डिंगली होगा, कंज्यूमेबल के लिए होगा तो अकॉर्डिंगली होगा, ऑटो के लिए होगा, ऑटो लोन ले रखा होगा तो अकॉर्डिंगली होगा, है ना। जो
तो यहाँ पे जो पर्पस बता रखा है उसी के लिए आप लोन ले सकते हो या उसी पे यूज करेंगे। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट होगा या प्रिंसिपल होगा जैसे कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम यूज कर लेंगे, उसी तरीके से हमारे को पेमेंट करना होगा। बोरोअर को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि उसने क्या कोलैटरल दिया है, या अगर इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन जैसे गाड़ी कार का लोन लिया है फॉर एग्जांपल, या कंप्यूटर का लोन लिया है फॉर एग्जांपल। और एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि रिक्वायरमेंट है बैंक पूछेगा आपको अपडेट देना पड़ेगा। ना तो भी बैंक ना तो भी बोरर टेक स्टेप्स विच विल जेपटाइज द रिलेशनशिप, मतलब जिससे रिलेशनशिप ऑफ दिस डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप, यहाँ पर बैंक जो है और जो कस्टमर है इनका रिलेशनशिप क्या है जब लोन ले रखा है, बैंक बन जा रहा है क्रेडिटर और कस्टमर बन जा रहा है डेटर, तो इस रिलेशनशिप को हम जेपटाइज नहीं करना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू जेपटाइज इट। ओके, तो जेन्युइन डिफॉल्ट्स क्या है? जेन्युइन डिफॉल्ट्स में क्या होता है, कस्टमर जो है वो रीपे कर नहीं पाया क्योंकि वो पर्सनल सेटबैक्स है, उसकी जॉब चली गई है, कोई अनफोर्सिन मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए, या सैलरी जो नहीं, सैलरी मतलब पहले थी सही बट अब नहीं हो पा रहा है, थिंग्स आर नॉट जेन्युइनली, पैसे नहीं है, नहीं दे पा रहे। ओके, या ईएमआई डिफॉल्ट होने के लिए। अगर मैं बिजनेस के बारे में बोलती हूँ, बिजनेस कम्युनिटी, तो सैलरीड क्लास के बारे में मैंने ऊपर बोला था। बिजनेस का कम्युनिटी के बारे में बोलती हूँ, तो मान लेते हैं बिजनेस को कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया है जिसके वजह से लोकल कंडीशंस, एनवायरनमेंट या ट्रेड रिलेशन ऐसे हो गए हैं कि आपके पास नहीं है पैसे कि आप अपना ईएमआई भर पाए। ये तो रहा जेन्युइन डिफॉल्ट। अब है विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट को आप कैन बी डीम्ड टू हैव अकर्ड इफ एनी वन ऑफ द इवेंट इज नोटेड। इनमें से कोई सा भी एक इवेंट अगर आपको दिखाई देता है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब बंदा जो है ना जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहा है, पैसे है तो सही दे नहीं रहा है। जो ऑब्लिगेशन है पेमेंट की या रीपेमेंट की टू द लेंडर, डिफॉल्ट हो रहा है व्हेन द यूनिट हैज कैपेसिटी टू ऑनर द ऑब्लिगेशन। आपके पास पैसे हैं, आपके पास उतनी कैपेसिटी है कि आप पैसे दे पाएंगे, बट उसके बावजूद भी नहीं दे रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज विलफुल डिफॉल्ट। हम उसको विलफुल डिफॉल्ट की कैटेगरी में ही ले लेंगे। डिफॉल्ट इन मीटिंग पेमेंट्स और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन टू द लेंडर एंड हैज डाइवर्टेड द फंड्स फ्रॉम फॉर अदर पर्पसेस नॉट इन टर्म्स ऑफ सैंक्शन। पैसे थे अकाउंट में बट आपने उनको किसी और पर्पस के लिए डाइवर्ट कर दिया है, ठीक है, अमाउंट को किसी और पर्पस के लिए डाइवर्ट कर दिया है, और जबकि आपको लोन देने के लिए, लोन की रीपेमेंट करने के लिए उसे यूज करना चाहिए था। या फिर डिफॉल्ट इन मीटिंग पेमेंट और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन टू द लेंडर एंड हैज साइफन्ड ऑफ द फंड्स एंड फंड्स आर नॉट अवेलेबल विद द यूनिट इन फॉर्म ऑफ अदर एसेट्स। ऐसे कई मतलब इंडिया से बाहर ही इन्होंने अपने सारे पैसे साइफन कर दिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल defaulted in meeting its repayment or payment obligation to the lender and has also disposed of or removed the movable fixed asset or immovable property given for the purpose of securing a term loan without the knowledge of the bank। मान लेते हैं आपने कोई कोलैटरल दिया था, आपने उसको गायब कर दिया, बेच दिया, डिस्पोज कर दिया, व्हाट्सएवर इट इज, जहां पर भी जानबूझ के आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हो कि भैया जो पैसे लिए हैं वापस ना दिए जाए, वो विलफुल डिफॉल्ट है। सिंपल सी बात है ना। ना अगर किसी बंदे ने विलफुली डिफॉल्ट किया तो इस पे पेनल्टी, पीनल मेजर्स हैं, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ यहाँ पर कड़ी कार्यवाही कर सकता है। नो एडिशनल फैसिलिटी शुड बी ग्रांटेड, और किसी तरीके का लोन नहीं दिया जाएगा एक ऐसे बंदे को जो ऑलरेडी विलफुल डिफॉल्ट कर रहा है। उसी के साथ साथ ऐसी जो भी कंपनी है या वो एंटरप्रेन्योर है, प्रमोटर है, जिसमें बंदे को पता चल गया कि बंदा या तो डाइवर्स कर रहा है फंड्स को, या साइफन कर रहा है, या मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, या फॉल्सिफिकेशन दिखा रहा है अपने अकाउंट्स में, या किसी भी तरीके से फ्रॉडलेंटली इन्वॉल्व है, उसे डी बार कर दिया जाएगा दोस्तों। इज डी बार्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल फिनेंस। किसी भी तरीके से स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से इन्हें लोन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो लीगल प्रोसेस है जहां पर भी वेरेवर वारंटेड अगेंस्ट द बोरोर्स ऑफ द गारंटर्स इन द फोरक्लोजर फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यूज शैल बी इनिशिएटेड, फटाफट से, एक्सपीडिशियसली मतलब फटाफट से, एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, जो लेंडर्स हैं वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, यहाँ पर सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, यहाँ सीआरपीसी में पहुंच जाओगे,
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप पे चालू हो जाएंगी। ओके, वेरेवर पॉसिबल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए कि जहां पर भी लग रहा है कि बंदा जो है विलफुल डिफॉल्ट करने वाला है तो उसको मैनेजमेंट करना जरूरी है, अगर पहले से पता चल जाता है। बैंक जो है गारंटर के अगेंस्ट भी जैसे बात कर सकते हैं, मान लेते हैं ए ने बैंक से लोन लिया था जिसके लिए बी ने गारंटी दी थी। प्रिंसिपल डेटर तो ए ही था बट गारंटी बी ने ली थी, तो बैंक किससे बात करेगा भाई साहब? अब आप प्रिंसिपल डेटर से आप जानिए, मतलब वर्च्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पैसे आप हमें वापस दे दीजिए। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारे पास डाइवर्जन ऑफ फंड्स, जो टर्म है डाइवर्जन ऑफ फंड्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू इंक्लूड एनी वन ऑफ द अंडर नोटेड सर्कमस्टांसेस। कैसे? अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फंड्स को लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए, जो कि जिस तरीके से आपका सैंक्शन हुआ था, जिस पर्पस के लिए आपको लोन मिला था उसके साथ तालमेल नहीं बिठा रहा है, मिला था शॉर्ट टर्म के लिए, आप यूज कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, या फिर आप जो पैसे उधार लिए हैं, बोरोड फंड्स हैं, उसको आपने ऐसी एक्टिविटीज या पर्पसेस के लिए लगा दिया है, या फिर आपने कुछ ऐसे असेट्स बना रहे हो जो सैंक्शन में थे ही नहीं। भैया लोन दिया था, लेट्स से हाउस लोन, और आप लेने चल रहे हो गाड़ी, दिस इज डाइवर्जन ऑफ फंड्स, राइट? फिर आप ट्रांसफर कर रहे हो बोरोड फंड्स को या तो अपनी सब्सिडरीज को या ग्रुप कंपनीज को या किसी और कॉर्पोरेट को, किसी भी मोडालिटी में बोल दो, अगेन विच इज नॉट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट बैंक एंड you as customer when you agreed upon to start this relationship of writer debtor agreed upon। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके को ट्रांसफरिंग कर रहे हो तो yes it is not allowed and it will be considered as diversion of funds। आप राउट कर रहे हो फंड्स को किसी बैंक में थ्रू एनी बैंक, किस जो पहले मान लेते हैं आपने लोन लिया था सिटी बैंक से, ठीक है, और अब यहाँ से पैसे जो आए आपके पास उसे आप HDFC से या तो भी PNB से या किसी और मेम कंसोर्टियम, मान लेते हैं आपने एक से ज्यादा बैंक से लोन ले रखा है, तो उनके अलावा किसी और बैंक से आप राउट कर रहे हो इन फंड्स को बिना परमिशन के, तो ये भी हम डाइवर्जन से ही बोलेंगे फंड्स को। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, आप सुन रहे होंगे, आप दिल में उतार रहे होंगे, यहाँ से अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि आप सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज बाय वे ऑफ एक्वायरिंग इक्विटीज और डेट इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट अप्रूवल ऑफ लेंडर्स। कंपनी ए ने लोन ले लिया बैंक 1 से, ठीक है, ये पैसे लिए और ये पैसे इस्तेमाल कर लिए इसने किसी और कंपनी बी के शेयर्स लेने के लिए। क्या ये अलाउड है भाई साहब? इट इज नॉट अलाउड, नो, यू आर अगेन डाइवर्जिंग द फंड्स, यू आर डाइवर्जिंग द फंड्स। ठीक है जी। चलिए, अब जिस तरीके से हमने डाइवर्जेंस पढ़ा उसी तरीके से साइफनिंग पढ़ते हैं। साइफनिंग ऑफ फंड्स क्या है? ये तब होगा इफ एनी फंड बोरोड from banks are utilized for purposes unrelated to the operations of the borrower। borrower का लेट्स से काम है मेटल का कुछ काम है लेट्स से, ठीक है, बट वो पैसे भेज रहा है मूवीज के लिए लेट्स से, या जो जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको हमने पैसे दिए थे उस ऑर्गेनाइजेशन की जगह आप ऐसी जगह पैसे साइफन कर रहे हो, भेज रहे हो जो आपकी अपनी कंपनी के फिनेंशियल हेल्थ के लिए सही नहीं है। ना तो आपके लिए सही है जिसने लोन लिया है और ना ही जिसने पैसे दिए हैं उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सही है। अगर ये हो रहा है तो यस इट विल बी नोन एज साइफनिंग ऑफ। जो कट ऑफ लिमिट है फॉर इन्वोकिंग पीनल प्रोविजंस, मतलब यहाँ पे आप CRPC क्रिमिनल प्रोविजंस चल सकते हैं विलफुल डिफॉल्टिंग के केस में, या यहाँ पे भी साइफनिंग या डाइवर्जन हो रहा है, वो है 25 लाख या उसके ऊपर, और यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड इट इज। ठीक है, अब कैसे आप मॉनिटर करोगे लोन अकाउंट्स के? अगर कहीं पे भी इरेगुलरिटीज हैं, इसके बारे में आप पढ़ के आए हैं PPB में भी, कि अगर जैसे मान लेते हैं लोन आपको देना था 10 अक्टूबर को पेमेंट करनी थी, ठीक है, और 30 डेज ऊपर हो चुके हैं, लेट्स से 0 to 30 डेज ऊपर हो गए, तो अभी से ऐसे में 0 में डाल दोगे, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में डाल दो।
और ये 31 से 60 दिन हो चुका है तो ऐसे में 1 में डाल दोगे, 61 से 90 दिन हो चुका है तो ऐसे में 2 में डाल दोगे, और 90 से ज़्यादा दिन होते ही आप इसे एनपीए करार कर देंगे, और फिर अकॉर्डिंगली आपको प्रोविजनिंग और जो भी प्रोसेस है वो फुलफिल करना हो। ठीक है, कहाँ डाल रहे हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट में डाल रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा अकाउंट पे मॉनिटरिंग कर सको, और इसे हम ऐसे में सब क्लासिफिकेशन कैटेगरी प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ होली या पार्टली ओवर ड्यू बिटवीन 0 to 31 to 60 days, 61 to 90 days, ऐसे में 0, ऐसे में 1, ऐसे में 2 में आप इसे डाल देंगे। ठीक है, ताकि आप इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन हो पाए, क्योंकि कुछ हमारे पास रिकमेंडेशन आए थे फ्रॉम व्हेन इट वाज फ्रॉम एम नरसिम्हम कमिटी 1। रिजर्व बैंक ने इंट्रोड्यूस किया फेज्ड मैनर में प्रूडेंशियल नॉर्म्स, जिसमें आईआरएसी, इसके बारे में आपने आईईआईएफएस में भी बात करी है महेश सर के साथ, पीपीबी में मेरे साथ बात करी है, और अब हम फिर से आरबीडब्ल्यू में बात कर रहे हैं, जहां पर हम बोल रहे हैं आईआरएसी रूल्स, आईआरएसी प्रोविजनिंग, जहां पे इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन प्लस प्रोविजनिंग नॉर्म्स में एम नरसिम्हम जी की कमिटी में इरेगुलर लोन अकाउंट्स के बारे में बात करी है। अगर मैं पीपीबी का रेफरेंस दूं तो हमने इसके बारे में बात करी है यूनिट 28 में। इनकम रिकग्निशन क्या है, एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप रिकवरी का रिकॉर्ड बना सको रादर देन इन सब्जेक्टिव कंसिडरेशन। और एनपीए तो हमें समझ में आ चुका है, जब एक असेट जो है परफॉर्म करना बंद कर दे रहा है, कहने का मतलब है कि जहां से मुनाफा आना चाहिए था वहां से मुनाफा नहीं आ पाएगा, उसे हम एनपीए कर रहे हैं। एनपीए कब होता है, जब 90 डेज से ज्यादा का आपका इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट है वो ओवर ड्यू हो रखा है, या आउट ऑफ ऑर्डर हुआ हुआ है 90 डेज से ज्यादा, या ओवर ड्यू हो रखा है। अल्टीमेटली बात यहाँ पे 90 दिन की है। पूरा डेडिकेटेड चैप्टर एनपीए पे हम करके आए हैं पीपीबी में, और ये बात एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट वहीं से है। यस, ये बात एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट वहीं से ही है। ठीक है जी दोस्तों, चलिए अब एसेट क्लासिफिकेशन क्या है। जब आपने लोन दिया और लोन जो है वो 90 डेज से ज्यादा हो चुके हैं, पहले आपने एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2 किया, फिर एनपीए कर दिया। अब एनपीए में भी जब 12 महीने से नीचे एनपीए है तो वो सब स्टैंडर्ड असेट है, 12 महीने से ऊपर है तो वो डाउटफुल असेट है। इस डाउटफुल असेट में भी डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3 है, जो हमने नहीं पढ़ा था पीपीबी में, बट यहाँ पर हमारे पास है तो हम पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं, डाउटफुल असेट, डाउटफुल 1, 2 एंड 3। 1 इज जब 12 महीने या लगभग है, ठीक है, 12 महीने से 3 महीने हो गया है तो डाउटफुल 2 में आ जाएगा, और डाउटफुल 3 जब 3 साल से भी ज्यादा डिफॉल्ट हो चुका है एनपीए हुए हुए तो वो डाउटफुल 3 में आ जाएगा। अब लॉस असेट क्या है, जब अनकलेक्टेबल है, मतलब अब हमें किसी तरीके से किसी इन्वेस्टिगेशन में, किसी ऑडिट में ये पता चल चुका है कि अब इस असेट को या तो आप कलेक्ट ही नहीं कर पाओगे या बहुत कम वैल्यू आ पाएगी। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से रिकवरी वैल्यू कुछ थोड़ी बहुत हो सकती है, विच विच विल नॉट इवन इम्पैक्ट द बैंक, तो उसे आप लॉस असेट में डाल देंगे। तो हमने क्या बोला, एसएमए 0, 1, 2, ठीक है, फिर एनपीए, एनपीए में भी फिर हमारे पास सब स्टैंडर्ड असेट है, डाउटफुल असेट है, इसमें भी 1, 2 एंड 3 है। 12 महीने तक, 12 महीने से 3 साल तक, और 3 साल के ऊपर। ठीक है, और फिर हमारे पास लॉस असेट है जहां पर से आने ही नहीं वाली है। ओके, अब सरफेसी एक्ट आया 2002 में, बहुत डिटेल में यूनिट 29 में हम बातचीत करके आए हैं पीपीबी में इसके बारे में, करके आए ना दोस्तों, तो चलिए इस पर फिर से पढ़ लेते हैं। सरफेसीज, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इसके अंतर्गत पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपसे लोन लिया और आपके पास मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी रखी थी गिरवी, अब मैंने डिफॉल्ट कर दिया, उसके बावजूद आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसे बेच के पैसे नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप तारीख पे तारीख सिविल कोर्ट में फंस जा रहे थे। अब क्या हो रहा है, सरफेसी एक्ट जब 2002 में आया तो बैंक के पास पावर आ गई कि अगर आपके पास कोलैटरल है, 1 लाख से ज्यादा का लोन डिफॉल्ट है, 80% से ज्यादा, सॉरी, करेक्ट, 20% से ज्यादा का भी रिमेनिंग पोर्शन बाकी है, ठीक है,
तो आप और एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो आप जो है सरफेसी के अंदर डीआरटी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल से मतलब फास्टर वे में एक्सपीडियसली होते हुए अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। The SARFAESI Act introduced major changes in the legal framework for the recovery of dues by bank financial institution by giving these institutions or banks power to realize the securities without the need to approach the court. Of course यहाँ पे भी एक प्रोसेस है बट उतना डिटेल में हमारे पास CAIIB में है, अभी हमारे पास उतनी डिटेलिंग नहीं है सरफेसी की। ठीक है, securitization of financial asset, reconstruction of financial asset and recognition of interest created in security for due repayment of loan as security interest irrespective of its form and nature। ठीक है, चाहे वो क्रेडिटर की पोजीशन में ही क्यों ना नहीं हो। ओके, तो यहाँ पर आपका सरफेसी आ जाता है। यहाँ पर a claim to any debt or receivables or part thereof, whether secured or unsecured, any debt or receivable secured by mortgage of a charge in immovable property, a mortgage through hypothecation। तो ध्यान यहाँ रखेंगे mortgage और hypothecation पर ही सरफेसी लगता है, pledge पर सरफेसी नहीं लगता है। ठीक है, एनी राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी चाहे पूरा हो चाहे पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी डेट पे हो, आप सरफेसी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे एनफोर्समेंट? जो सरफेसी है वो सिर्फ और सिर्फ फॉलोइंग पर्पसेस में लग सकता है जब लोन एनपीए हो गया हो, 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट ड्यू हो, 20% से ज्यादा प्रिंसिपल इंटरेस्ट ना आया हो। ऐसे मान लेते हैं किसी बंदे ने 1 लाख का लोन लिया था बट 85,000 रुपये आ गए हैं विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब सरफेसी के थ्रू नहीं जाओगे, अब आपको सिविल कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, प्लस कोलैटरल होना पड़ेगा। अगर कोलैटरल नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी ही नहीं है, तो आप क्या बेचोगे और क्या पैसे निकालोगे ना, ये बात भी होनी चाहिए। Demand notice under section 13 subsection 2 can be issued by any one or one or more of the following। आप रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से या स्पीड पोस्ट से, कुरियर से या फैक्स मैसेज से या इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज से आप डिमांड नोटिस भेज सकते हो। कहने का मतलब है जैसे मान लेते हैं मैंने लोन लिया था बैंक से, मैंने डिफॉल्ट किया है तो बैंक मुझे नोटिफिकेशन भेजे ना कि भाई देखो ऐसा है, अगर आपने नेक्स्ट 60 डेज में मुझे पैसे वापस नहीं दिए तो मैं इस जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लूंगा। ओके, सो गिव मी अ मोमेंट गाइस, लेट मी पुट माय लैपटॉप ऑन चार्जिंग, जस्ट अ मोमेंट। ओके, हमने डाल दिया है लैपटॉप को चार्ज पे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि प्रॉपर्टी पोजेशन में ले लेंगे। तो ये जो ये आप डिमांड नोटिस भेज रहे हैं एज अ बैंक, कहाँ से कैसे भेज सकते हो उसके बारे में बातचीत हो रखी है। हो सकता है यहाँ से एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया जाए। अब डीआरटी के बारे में बात करते हैं। तो डीआरटी एपेक्स बॉडी है, जैसे हमारे पास आरबीआई एपेक्स बॉडी है फॉर बैंकिंग, या सेबी एपेक्स बॉडी है फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स एक्सेट्रा। उसी तरीके से रिकवरी इश्यूज के लिए एपेक्स बॉडी है डीआरटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। डीआरटी बना था रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 के अंदर, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट उस समय बोला जाता था, बट इसे अब हम रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे से हम इसके बारे में पीपीबी में भी बातें करके आए हैं। ठीक है ना, जब जो डेट बैड हो गया उन्हें क्विकली कैसे रिकवर किया जा सकता है उसके बारे में बातचीत कौन करता है? डीआरटी एक्ट। ठीक है, जो प्रोविजनिंग है इस एक्ट की वहां पर नहीं लगेगी जहां पर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या अगर मान लेते हैं एक से ज्यादा बैंक से लोन ले रखा है इसलिए कंसोर्टियम ऑफ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं, वो लेस देन 20 लाख है। किस केस में आता है ये केस? आता है डीआरटी एक्ट में। जो रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट है ना, उसमें एक्ट में 20 लाख से ऊपर ही आप जा सकते थे डीआरटी में, उसके नीचे आपको सिविल कोर्ट के थ्रू जाना पड़ता था। बट जब सरफेसी आया तो ये अमाउंट जो है वो 1 लाख रह गया है। एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज डेट्स ड्यू टू कंपनी विद फी पेएबल एज फॉलोज। मान लेते हैं अमाउंट ऑफ डेट है 10 लाख का, तो 12,000 रुपये यहाँ पे फी लगने वाली है। अगर 10 लाख से ऊपर है
तो 12,000 प्लस 1,000 फॉर एवरी 1 लाख। मान लेते हैं 11 लाख है तो 12,000 प्लस 1,000, ठीक है। या अगर 12 लाख है तो 12,000 प्लस 2,000, और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 10 लाख टू मैक्सिमम ऑफ 15 लाख। ओके, अब यहाँ से आपसे एग्जाम में मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं इसे कर रही हूँ बॉक्स। यहाँ से आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब या नंबर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्लीज इसको माइंडफुली पढ़िएगा। ओके, now DRT will issue summons to defendant requiring him to show cause। डिफेंडेंट कौन होता है? प्लेंटिफ होता है, जो केस लेकर जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के पास। जैसे प्लेंटिफ की जगह जैसे बैंक लेके जा रहा है, इस बंदे के अगेंस्ट लेके जा रहा है, तो ये जो बंदा है डिफेंडेंट है। ओके, तो जैसे DRT के पास गया ये बैंक या प्लेंटिफ, तो प्लेंटिव DRT क्या करेगा? सम्मन करेगा, इसको बुलावा भेजेगा, संदेशा भेजेगा कि आओ भैया, शो कॉज नोटिस बोलो कि क्यों नहीं आपने पैसे दिए है, क्या प्रॉब्लम रही है, और हम आपको रिलीफ दें तो क्यों दें। ठीक है, डिफेंडेंट हैज टू प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑन और बिफोर द फर्स्ट हियरिंग, या जो भी ट्राइब्यूनल ने आपको परमिट दिया है। अगर मान लेते हैं एनी पर्सन अग्रीड बाय द ऑर्डर, मान लेते हैं कोई भी बंदा DRT के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो DRAT के पास जा सकता है। ओके, हाउएवर इफ द ऑर्डर वाज मेड बाय ट्राइब्यूनल विद कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, तो यहाँ पर आप अपील नहीं कर पाएंगे। अगर कंसेंट है दोनों पार्टीज का तो आप अपील नहीं कर पाओगे। और मान लेते हैं आप DRT से DRAT जाना चाहते हो, तो विद इन 30 डेज जाना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जब आप CIB जाएंगे तो वहां पे पूछा जा सकता है। अब मान लेते हैं आप DRT से DRAT जा रहे हो, ठीक है, विद इन 30 डेज जा रहे हो, विद इन 30 डेज जा रहे हो, तभी भी आपको 50% ऑफ द अमाउंट, जो भी अमाउंट इनका ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के अमाउंट का 50% DRAT को जमा करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं अमाउंट का ऑर्डर था लेट्स से 5 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल, तो इस 25 लाख 2.5 लाख रुपए जो है जमा करने होंगे। बट अगर अगर बैंक चलो अगर DRT सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, हाँ इतना अमाउंट नहीं दे पाएंगे अभी, या व्हाटसएवर इज द सिचुएशन, ठीक है, तो उस केस में ये 25% तक भी कम किया जा सकता है। ओके, इफ DRAT ओके, 50% amount of the debt due to the claimed by the secured creditor or determined by the DRT, whichever is less, is required to be deposited by the appellant. Without such payment, no appeal can be filed. अब क्या लोक अदालत भी पॉसिबिलिटी है? अब आप देख रहे हैं कि हमने DRT के बारे में या सरफेसी के बारे में या लोक अदालत के बारे में पढ़ा है, ऑलरेडी ही पढ़ा है PPB में, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा यूनिट 29 के अंदर। बट क्योंकि यहाँ भी है तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाए। जब आप लोक अदालत को प्रेफर कर रहे हो फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स, तो इट इज प्रेफर्ड बाय लॉट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे तो फीस नहीं लगती, फास्टर है, इजीएस्ट है। वन टाइम सेटलमेंट कैन पुट थ्रू लोक अदालत, OTS बोलेंगे इसे, OTS बोलेंगे इसे लर्न कर लेते हैं इसके फुल फॉर्म को भी, जस्ट इन केस अभी के अभी अपने दिल में उतार लो इसे। सो दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट एज पर वन टाइम सेटलमेंट, अवार्ड जो है, जो भी कोर्ट ने बोल रखा है कि अगर ये नहीं दिया आपको तो इतने का जुर्माना देना पड़ेगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, वो देना पड़ेगा, और इसको हम डिक्री जैसे एग्जीक्यूट कर लेंगे। इस ऑर्डर को, जो भी अवार्ड आया होगा कोर्ट से या लोक अदालत से, उसे हम डिक्री जैसे एग्जीक्यूट कर लेंगे। प्री लिजिटेटिव sorry pre-litigative cases relating to recovery or accounts with outstanding of rupees up to 20 lakh, 20 लाख तक आप लेकर जा सकते हो लोक अदालत में। बट अगर लोक अदालत से ऊपर की, सॉरी 20 लाख से ऊपर की कंप्लेन है तो आप उसे हम लोक अदालत में नहीं लेकर जाते, तो आप उसे नहीं लेकर जाते।
कुछ सजेस्टिव स्टेप्स बता रखे हैं रिकवरी के लिए। अगर मान लेते हैं 20 लाख तक का ही लोन है, इरिस्पेक्टिव सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, क्योंकि सिक्योर्ड है तो आप जा सकते हो हाइपोथिकेटेड या मॉर्गेज के थ्रू सरफेसी में, बट अनसिक्योर्ड है तो फिर आप डीआरटी के थ्रू जाना पड़ेगा। आपको 20 लाख से ऊपर का है, तो 20 लाख से नीचे है तो आपको सिविल कोर्ट से ही जाना पड़ेगा, बट लोक अदालत आप प्रेफर कर सकते हो अगर 20 लाख से कम का ड्यू है। और जो बैंक और ब्रांचेस हैं उन्हें एक पेटिशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी हर एक अकाउंट के लिए, जो भी ड्यू अमाउंट है, जो भी अकाउंट्स चल रहे हैं उस कस्टमर के साथ, टू बी सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल फॉरम ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी। व्हाट इज लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज? एक्चुअली लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंतर्गत ही लोक अदालत बनाई जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक अदालत इज फॉर्म्ड अंडर लोक अदालत एक्ट, नो, लोक अदालत इज फॉर्म्ड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। तो एक पिटीशन बैंक या ब्रांच प्रिपेयर करेगा। फिर जो आइडेंटिफाइड केसेस हैं वो यूजुअल लोक अदालत जब भी ऑर्गेनाइज हो रही है रिस्पेक्टिव एलएसए के अंदर पीरियोडिकली उसमें लेकर जाई जाएगी। अब इसके अलावा हमारे पास रिकवरी एजेंट्स हैं। आरबीआई के एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर की डेट दे रखी है, नोटिफिकेशन दे रखी है, 2008 में आया था सारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए कि आप रिकवरी एजेंट को एंगेज कर सकते हो अपने पैसे रिकवर करने के लिए। ओके, अगर in view of the rise in number of disputes and litigation against banks for engaging recovery agent in recent past, it is felt that adverse publicity would result in serious reputational risk for banking sector as a whole. ये रिसेंट टाइम में डिफॉल्ट ज्यादा हो रहे हैं या केसेस ज्यादा हो रहे हैं रिकवरी एजेंट्स के थ्रू, इसलिए आरबीआई फेल दैट नीड फॉर अराइजन टू रिव्यू द पॉलिसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कि जो रिकवरी एजेंट की प्रोसीजर है इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। आरबीआई को भी समझ आने लगा तो किस तरीके से एंगेजमेंट होती है रिकवरी एजेंट की। एजेंट इन दीज गाइडलाइंस वुड इंक्लूड एजेंसीज जो कि बैंक ने अपॉइंट कर रखी है, कंसर्न एजेंसीज। बैंक्स को एक ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना है बिफोर, ऐसे मान लेते हैं मैं या मेरी एजेंसी को रिकवरी एजेंट से अपॉइंट कर रहा है बैंक, तो प्रॉपर अपनी तरफ से कार्रवाई करनी पड़ेगी, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। विच शुड बी सो स्ट्रक्चर्ड टू कवर अमंग अदर इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन रिकवरी प्रोसेस बाय द आरबीआई। ढंग से, मतलब इट कैन नॉट बी जस्ट हेवे कि चलो दो मुक्के मारो और ले लो पैसे वापस। दिस इज नॉट हाउ इट थिंग्स कैन बी। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड होना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा ड्यू नोटिस और अप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन। बैंक्स को इन्फॉर्म करे कि बोरोर की डिटेल्स क्या है या फिर रिकवरी एजेंट फॉर्म्स, ताकि जब जो भी केस फॉरवर्ड हो रहा है रिकवरी एजेंट के पास, इट शुड हैव ऑल द डिटेल्स बोरोर के पास भी होनी चाहिए कि भाई देखो ऐसा हमारी तरफ से एजेंसी आएगी आपसे और ऑफ कोर्स पैसे लेने की बातचीत हो। जो नोटिस और ऑथराइजेशन लेटर है शुड अमंग अदर डिटेल्स आल्सो इंक्लूड टेलीफोन नंबर क्या है रिकवरी एजेंट का। बैंक्स को इंश्योर करना है कि वो रिकॉर्डिंग को टेप करे प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ, सच एज इंटीमेटिंग द कस्टमर दैट द कन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। जैसे आप फॉर सिक्योरिटी पर्पसेज हमारा ये जो कन्वर्सेशन है आपके और मेरे बीच में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये सब बातें भी बतानी पड़ेगी। रिकवरी एजेंट जो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कर रहा है, इट शुड बी ऑल रिकॉर्डेड, ऑल टेप्ड। Okay, the up-to-date details of recovery agency, firms or companies engaged by banks may also be posted on bank's website कि भाई साहब ये हमारी एजेंसी है, ये हमारे लिए रिकवरी एजेंट से काम करती है, ताकि पीपल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट। ओके, अब लोन का रिकवरी प्रोसेस क्या है। पर्सनल लोन्स का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि लोग जब फिनेंशियल क्राइसिस में होते हैं ना तो यूज करते हैं। So as a borrower, it is only right to repay the loan as fast as possible. इससे क्या होगा, एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर बिल्ड होगा आपका और आप फ्यूचर में हायर लोन्स के लिए नेक्स्ट टाइम एलिजिबल हो जाएंगे। Now let's say in case you cannot repay the loan in time period, बैंक अपने रिकवरी एजेंट्स को भेजेंगे कि भाई हमारे पैसे वापस दो। अब कैसे रिकवर किया जाएगा, जब एक बोरोवर पैसे नहीं दे पा रहा है जो उसने लोन लिया था,
तो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लोन रिकवरी एंश्योर द प्रोसेस इज बेनिफिशियल टू द लेंडर व्हाइल आल्सो रिस्पेक्टिंग द बोरोअर्स लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन। फर्स्ट बैंक का तो ध्यान रखना ही है, बट हमें डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना है। तो दो मेन वेज ऑफ लोन रिकवरी है। देयर आर टू मेन वेज, एक है नॉन जुडिशियल राउट, एक है जुडिशियल राउट। यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब रीस्केड्यूलिंग ऑफ रिटेल लोन्स, अगर कस्टमर चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग ईएमआई के साथ, एग्जिस्टिंग ईएमआई इंस्टेड ऑफ इंक्रीज ईएमआई, और थोड़े पीरियड के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपने बोला था 5 साल के लिए लोन दे रहे थे, बट बिकॉज आपने डिफॉल्ट किया था रिकवरी एजेंट के थ्रू, आपने कहा मैं पैसे दे दूंगा, तो शायद 5.5 साल में आपके पैसे होंगे। सो बेसिकली दिस फिनोमिना इज नोन एज रीशेड्यूलिंग ऑफ रिटेल लोन्स। ओके, हो सकता है ये कहानी सुना दे आपको इससे और फिर यहाँ से पूछ ले कि बताइए क्या फिनोमिना है, तो यू नो दैट इट इज नोन एज रीस्केड्यूलिंग। व्हाट इज इट नोन एज? इट इज नोन एज रीस्केड्यूलिंग ऑफ रिटेल। रिटेल लोन में रीस्केड्यूल होता है, जैसे हाउसिंग लोन एज दे आर ऑफ लॉन्ग टेन्योर, और मॉर्गेज भी होता है। मेनली हाउसिंग लोन पे ये रीस्केड्यूल रहती है। प्रोसेस ऑफ लोन रिकवरी कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ऐसे सिचुएशन 1 के बारे में बात मिस्टर एक्स फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल है, गुड क्रेडिट स्कोर है, बट क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांस जैसे कोविड आ गया था, उसकी जॉब चली गई, तो वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं। इस सिचुएशन में जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो ऑफर करेगा वन ऑफ द फॉलोइंग है। या तो बोलेगा कि आप प्रीपेमेंट टेन्योर अपना बढ़ा लो, मतलब लेट्स से आपकी पहले ईएमआई 20,000 की जा रही थी, अब 15,000 की दे दो, 12,000 की दे दो। पहले आपका 3 साल में लोन खत्म हुआ था, अब 4 साल में हो जाएगा, वो एग्जाम। ठीक है, मोरिटोरियम दे दे रहे हैं कि भैया कुछ महीने तक आप मत दीजिए, रीपे मत कीजिए। या फिर एक्सेप्ट अ हेयर कट, where the lender waives a certain amount of loan if the borrower is in no position to repay the loan in near future as well। मतलब मान लेते हैं बोल रहे हैं कि 10 रुपए, 1 रुपए में से आप हमें, सॉरी, 1 रुपए में से अगर आप हमारे को 70 पैसे दे पा रहे हैं तो दे दीजिए। हेयर कट बोल दे रहे हैं इसको। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट इफ मिस्टर एक्स ऑप्ट फॉर मॉरिटोरियम और हेयर कट, ऑफ कोर्स का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आपके क्रेडिट स्कोर। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, हो सकता है आपसे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जब आप लोन रिपेमेंट फुल कर देते हो एक्सटेंडेड टेन्योर के लिए, बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इससे आपका नेगेटिव स्कोर नहीं होगा क्रेडिट स्कोरिंग पे। क्रेडिट स्कोरिंग पे तुम पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर पढ़कर आए। एक और सिचुएशन देखते हैं, अगर हमें लोन रिकवर करना है डिफॉल्ट के केस में। एक मिस्टर वाई है, उनका लो क्रेडिट स्कोर था, बट उन्होंने लोन ले लिया when he is unsure about his repayment capacity। ठीक है, इस वजह से although he has received a loan but interest rate ज्यादा था, और रीपेमेंट जो है वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं थी, शॉर्ट टर्म में देनी पड़ी थी, देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। Any point in time, if he is unable to repay the loan, even if the circumstances are genuine, he may not be offered a moratorium or haircut। क्योंकि ऑलरेडी उसका क्रेडिट स्कोर लो था। Why? I hope why is clear now। ठीक है, now if this was a secured loan तो और मिस्टर वाई ने डिफॉल्ट किया, तो जो लेंडर है, मतलब जो बैंक है, वो चूज कर सकते हैं कि भैया कोलेटरल बेचो और अपने पैसे रिकवर करो। However, Mr. Y has a right to receive any excess amount made through the sale after the loan amount has been repaid। मान लेते हैं लोन लिया गया था 10 लाख का, और मान लेते हैं सिक्योर्ड जो सिक्योरिटी थी उसको सेल किया बैंक ने। जब बैंक ने इसको सेल किया तो पैसे आए वहां से 11 लाख रुपए। ठीक है, तो इस बैंक क्या करेगा, 10 लाख तो अपने पास ले लेगा और बैलेंस 1 लाख इसको दे देगा इस बोरोवर का। ठीक है जी, ओके। इफ नीदर ऑफ दीज ऑप्शंस वर्क, द लेंडर जो है वो रिकवरी एजेंट को भेजेगा, भाई भेज निकालो पैसे। अब मान लेते हैं एजुकेशनल लोन है। व्हाट हैपेंस इफ आई एम अनएबल टू पे अनसिक्योर्ड एजुकेशन?
जनरली द लोन अमाउंट इज स्मॉल, 4 लाख, जनरली 4 लाख से नीचे रहता है। तो लेंडर जो है वो अनसिक्योर्ड, तभी अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन लेते हैं, यहाँ पे कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होती। व्हेन द लोन इज लो, द बोरोअर कैन टेक अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन विदाउट सबमिटिंग कोलैटरल। नाउ इफ दिस इज द सिनेरियो, लेंडर क्या है, एक नोटिस भेजेगा पहले अगर डिफॉल्ट हो रहा है, ये ईएमआई टाइम पे नहीं आ रही है। इफ यू डू नॉट रिस्पॉन्ड, जो जिस बंदे ने लोन लिया है, तो लेंडर क्या कंसीडर करेगा, आपको डिफॉल्टर जैसे मान लेगा। एक बार आप डिफॉल्टर बन गए तो आपका डेफिनेटली क्रेडिट स्कोर जो है वो एकदम खतरनाक तरीके से नीचे जाने लगेगा। और जब आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जाएगा, इट बिकम्स चैलेंजिंग फॉर यू। आप और लोन तो ले नहीं पाएंगे, ना क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा, अनलेस यू रिपे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट और अपनी पेनल्टी सेटल कर लो। फिर उसके बाद भी मतलब काफी समय तक आपका क्रेडिट स्कोर नीचे रहने वाला है। नेक्स्ट, अब एजुकेशन लोन, एक और सिचुएशन देखते हैं। जब आपने एजुकेशन लोन लिया बट रिपे नहीं कर पा रहे, बट आपके पास कोई गारंटर था। सब लेंडर्स रिक्वायर गारंटर या को साइनर जब आप एजुकेशन लोन ले रहे होते हैं। ये तब होता है जब एजुकेशन लोन का अमाउंट जो है वो थोड़ा सा हाई रहता है, उस केस में को साइनर या गारंटर की जरूरत पड़ती है। एडिशनली हैविंग अ गारंटर विद अ गुड क्रेडिट स्कोर, आराम से आपको लोन मिल पाता है ऑफ द मॉर्गेज एंड आल्सो हेल्प्स यू एंजॉय लोअर इंटरेस्ट रेट्स। अब इस केस में लेंडर क्या करेगा, इनिशियली प्रिंसिपल डेटर को भी और गारंटर को भी नोटिस भेजेगा कि भाई देखो ईएमआई नहीं आ रही है। अगर दोनों ही रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ओके, एंड कमेंस द रीपेमेंट, द लेंडर वेट्स फॉर पर्टिकुलर पीरियड, फिर उसे एनपीए डिक्लेयर कर देगा। अब इससे क्रेडिट स्कोर जो है दोनों का इम्पैक्ट होगा, प्रिंसिपल डेटर का भी। सॉरी गाइस, आई एम नॉट वेल, बट वी हैव एग्जाम कमिंग, तो हमें कंटेंट पढ़ना है, एंड दैट इज व्हाई आई एम you are able to see the content only on the slide. Yes, प्रिंसिपल डेटर को भी और गारंटर को भी। ठीक है, एडिशनली लेंडर जो है वो लोन रिकवरी प्रोसीजर चालू कर देगा, जो गारंटर और प्राइमरी बोरोवर दोनों की पे कोई इम्पैक्ट डालेगा। अब मान लेते हैं इफ आई डोंट रीपे माई एजुकेशन लोन विद कोलैटरल इन्वॉल्व, कुछ लेंडर्स बोलते हैं कि भैया प्लेज करो कुछ एसेट, ठीक है, अगर ज्यादा हाई है। Additionally, pledging collateral even when it isn't required by default can help you secure loan at low interest। मान लेते हैं कि मैंने डिफॉल्ट नहीं, मतलब मेरा कोई क्रेडिट या एजुकेशन लोन के बारे में बात करते हैं, अगर आपने प्लेज कर रखा होता है ना, तो इंटरेस्ट रेट इन जनरल थोड़ा सा कम हो जाता है। आपने कोलेटरल रखकर लोन लिया था, ठीक है, दिस इज द सिचुएशन दैट वी आर डिस्कसिंग। जब आप ईएमआई टाइम पे नहीं दे रहे हो, इनिशियली तो आपके पास नोटिस आएगा, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, रीपेमेंट बैक ऑन ट्रैक एंड गेट द रीपेमेंट बैक ऑन ट्रैक, the lender sends you repeated warnings. Now if you don't respond even after these reported warnings, तो आपको एनपीए कर देंगे, 90 डेज से ज्यादा एनपीए हो जाता है। लेंडर फिर आपको एक नोटिस भेजेगा कि भैया हम तो आपके एसेट की ओनरशिप लेने जा रहे हैं, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो भैया हम इसे ऑक्शन पे लगा देंगे और अपने लोन का पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, रिकवरी पॉलिसी क्या है बैंक की, जो रिकवरी पॉलिसी है प्रॉपरली वो बैंक ने बता रखी होगी। फंडामेंटल assumptions and approaches to recover are clearly communicated। इसको एक अलग एग्जांपल, let's see some different clauses of recovery policy from the next slide। ध्यान रखेंगे कि जब आप डेट कलेक्शन कर रहे हैं, सामने वाले बंदे को ह्यूमिलेट नहीं करोगे, इसने लोन लिया है उसको डिग्निटी से ही, रिस्पेक्ट से ही ट्रीट करेंगे। बैंक्स ऐसी कोई पॉलिसी नहीं करेगा जो अनड्यूली किसी को डरा धमकाए कि भैया हमारे पैसे वापस दो। पॉलिसी जो है कर्टिसी, फेयर ट्रीटमेंट और पर्सुएशन पे बिल्ड रहती है। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, बैंक बिलीव करते हैं कि फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए जब आप कलेक्ट कर रहे हो अपना ड्यूज, एंड रिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी एंड देयर फॉस्टरिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की। भैया हो सकता है अभी कुछ सिचुएशन खराब चल रही है, फ्यूचर में दोबारा लेगा बंदा, ये हमारा कस्टमर तो बना रहेगा। रीपेमेंट शेड्यूल जो है किसी भी लोन का, वो
बैंक फिक्स करता है आपकी पेइंग कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए कि कितने पैसे आते हैं, आपके कैश फ्लो पैटर्न क्या है, कुछ और एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स हैं लेट्स से। बैंक विल एक्सप्लेन द कस्टमर अपफ्रंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैसे ईएमआई निकाली जा रही है, कैसे आप किसी और तरीके से हम पैसे लेंगे आपसे अगर सिचुएशन गोज है। द बैंक वुड एक्सपेक्ट द कस्टमर कि वो फॉलो किया जाए इस रीपेमेंट शेड्यूल को। Bank security repossession policy aims at recovery of dues in the event of default and it is not aimed at whimsical deprivation of property. हम कोई जानबूझ के कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं कि सामने वाले की प्रॉपर्टी को हम ले लें। यहाँ हम यही चाह रहे हैं कि डिफॉल्ट करोगे तो हमारे पास भी एक बैकअप है। The policy recognizes fairness and transparency in repossession, valuation and realization of security और सारी practices जो है बैंक जो अडॉप्ट करता है for follow up and recovery of dues and repossession of security will be in cognizance with the law. It cannot be just अपनी मर्जी से कुछ भी बना दो, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। जनरल गाइडेंस क्या है, सारे मेंबर्स जो है स्टाफ के या जो भी ऑथराइज पर्सन है बैंक के, जो भी कलेक्शन या रिपोजिशन में इन्वॉल्व है, उन्हें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। वो क्या गाइडलाइंस है ये पढ़ते हैं। कस्टमर्स वुड बी कॉन्ट्रैक्टेड ऑर्डिनरली एट द प्लेस ऑफ हिज और हर चॉइस एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफाइड प्लेस, बंदे के रेसिडेंस पे, और अगर मान लेते हैं रेसिडेंस पे अवेलेबल नहीं है तो उस बंदे के बिजनेस पे या ऑक्यूपेशन पे जा सकते। प्रिवेसी बोरोवर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं सबके बीच में आप बेइज्जती करना शुरू कर दो। ठीक है। बैंक इज कमिटेड टू एंश्योर कि सारे रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन जो बोरोवर से वो सिंपल लैंग्वेज में हो रहे हो, और बैंक जो है सिविल मैनर्स का इस्तेमाल करेगा जब वो बोरोवर से बात करे, तू तड़ाक करके और गंदे से एटसेट्रा एटसेट्रा बात नहीं। नॉर्मली जो है बैंक का रिप्रेजेंटेटिव सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक ही, आई थिंक यस 19 आवर्स तक आपका सुबह 7 AM to 7 PM रहेगा, अनलेस the special circumstances of his or her borrower's occupation requires। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये याद कर लीजिए। लेट्स लर्न दिस। ओके। बोरोअर्स रिक्वेस्ट करते हैं प्रोवाइड कॉल एट पर्टिकुलर टाइम्स और पर्टिकुलर प्लेस, फिर बोलते हैं कोई हमारी मेरी 10 से 12 मीटिंग रहती है उससे मुझे कॉल मत करना। कोशिश करेगा रिकवरी एजेंसी प्रोसेस कि भैया जी उस समय कॉल ना हो जाए। बैंक सारे एफर्ट्स को भी डॉक्यूमेंट करेगा कि भाई देखो पहले मैंने ऐसे बोला, फिर मैंने ऐसे बोला, फिर ये कम्युनिकेशन है, सारे कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड रखना बढ़िया रहता है। ऑल असिस्टेंस विल बी गिवन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, मतलब किसी तरह की मदद की जरूरत है, एंड डिफरेंसेस रिगार्डिंग ड्यूज इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एंड इन एन ऑर्डिनरी मैनर। inappropriate occasion such as bereavement in the family, किसी की डेथ हो गई है या कोई calamitous occasion आ गया है, उस समय प्लीज कॉल नहीं करिए ना ही विजिट करिए। गिविंग नोटिस द बोरोअर, जब आप नोटिस दे रहे हैं कम्युनिकेशन का या टेलीकम्युनिकेशन रिमाइंडर्स दे रहे हैं या बैंक के रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं बंदे के पास ताकि फॉलो अप मेजर्स फुलफिल करे जा सके उनके घर जाकर, banks will not initiate any legal or other recovery measure including repossession of security without giving proper notice in writing। सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा जब हमारे को लॉ बोल रहा है, और जैसे कि हमने पहले भी बात कही थी डिमांड नोटिस इनमें से किसी भी तरीके से जा सकता। ठीक है। आई थिंक इट इज नाउ रिपीटेड, ये हम पढ़ चुके हैं, we have all already studied this, right? यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, but let's talk about this is something that we haven't studied, एक बार ये पढ़ लेते हैं। The district or taluk legal services authority shall be approached by the bank with a list of accounts where settlement is visible to conduct exclusive lok adalat for banks cases alone if more number of cases are involved। मतलब किसी बैंक के ज्यादा लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं तो वो तालुक या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कमिट करे, अप्रोच करे कि भैया एक लोक अदालत जो है ना हमारे सेटलमेंट के लिए लगा लीजिए प्लीज, और फिर लग जाएगा एंड दिस इज हाउ थिंग्स विल गो। ठीक है। एंड दिस इज ऑल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। यस इट इज ऑल रिपीटेड, तो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ एंड वी नो दैट इट इज रिपीटेड, सो मूविंग फॉरवर्ड।
ओके, विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर ओनली। ठीक है, तो क्या करते हैं, फटाफट से कुछ एमसीक्यूज करते हैं एंड लेट्स मूव टू क्विकली यूनिट 15। Default in prepayment and credit card or personal loan segment is mainly due to genuine defaults due to reasons beyond borrower's control. Willful defaults where the default is intentional, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये COD बहुत weird से options हैं, but let's go with सी दोनों में से किसी भी तरीके से, दोनों जरूरी नहीं दोनों हो, इसलिए एनी ऑफ द अबव विल बी राइट। दोनों हो, जेन्युइन और विलफुल हो, जरूरी नहीं, दोनों में से कोई सा एक होए। ठीक है। Now recovery of loan through लोक अदालत कैन बी रिजोर्टेड अप टू द बैंक्स अप टू अ लिमिट ऑफ 20 लाख, 20 लाख के ऊपर नहीं जाएंगे। The term and condition for repossession. Repossession as per the recovery process should contain the following provisions. Notice before taking possession, okay. Circumstances under which the notice period can be waived, okay, ऐसे किसी की डेथ हो गई etc. The procedure for taking possession of the security, okay. The provision regarding final chance to be given to the borrower for repayment before the sale or auction of the property, ठीक है जी। तो ये सारे ही बोल सकते हैं, हमें कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। ठीक है जी। चलिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रिकवरी प्रोसेस? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स, इंक्रीजिंग एनपीएस, रिड्यूसिंग एनपीए, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ लोन। भाई साहब, हम एनपीए नहीं चाहते हैं, दैट्स द एजेंडा। ठीक बात है। चलिए आइए यूनिट 15 की ओर चलते हैं, जो कि बात करता है MIS। आई होप यहाँ तक किसी का भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। चलो ना, MIS क्या है? टूल है, या बोल सकते हैं की टूल है, ताकि आप अपना मैनेजमेंट बेटर कर सके, डिसीजन मेकिंग बेटर कर सके। यहाँ पे मेजरली 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। क्या क्या? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम 1, 2 एंड 3। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन को, मतलब जो कैसे इंफॉर्मेशन है, बड़े बड़े मतलब थाउजेंड्स एंड लैक्स की एंट्रीज है आपके पास। अब आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं। इस MIS रिपोर्ट की मदद से मैनेजमेंट को, इंफॉर्मेशन को, सिस्टम को इंटीग्रेट करते हुए यू विल बी एबल टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली, मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली एंड योर बैंक विल एफिशिएंटली थ्राइव। है ना। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजरियल टास्क और एक्टिविटीज को फोकस करता है, इसको बोलते हैं पोस्ट DC। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इस डायरेक्टिंग के अंदर ही, इस डायरेक्टिंग के अंदर अपन के पास आ जाता है SLCM, दैट इज सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन। अब इतनी डिटेल में आपको नहीं पढ़ाऊंगी, एग्जाम से पूछा भी नहीं जाएगा इसके बारे में। जब आप ABFM सब्जेक्ट पढ़ेंगे CIB में, वहां पे हम ज्यादा बातचीत करेंगे। बट अभी तक के लिए इसको ऐसे मान लेते हैं, मैनेजरल एक्टिविटीज और फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट इस्तेमाल किया जाता है, और ये डिफाइन करता है कि कोई काम कैसे करा जाएगा मैनेजर द्वारा। ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ डेटा का रिजल्ट है, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड डेटा है, ताकि आप डिसीजन मेकिंग कर सकें कि अच्छा ये वाले एज के लोग गड़बड़ करते हैं, ये वाले अच्छे ऑडियंस है, या ये एरिया का ऐसा बात हो रही है, ये वाला। बेसिकली नंबर स्पीक, राइट? यू आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ नंबर्स। ओके। क्रिटिकल रिसोर्स फॉर MIS इज व्हाट? इंफॉर्मेशन। 3 बातें करें ना, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। और अब चलते हैं सिस्टम की ओर। तो सिस्टम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स है जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस फुलफिल कर रहे हैं। कुछ सबसेट्स होते हैं जो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैनमेड भी हो सकते हैं। और अगर मैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना रही होती तो मैं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेती। एक अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, हो सकता है सिर्फ आधे ही नंबर का पूछा जाता, बट अच्छा है। ठीक है ना। MIS बनाना ही क्यों चाहिए? ये इंटीग्रेट करता है मैन मशीन सिस्टम को, जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है ताकि आप मैनेज कर सको सिस्टम को। इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उससे आप बैंक को मैनेज कर सको, बोले तो प्लान कर सको, कंट्रोल कर सको, डायरेक्ट कर सको, है ना, अपने डिसीजंस ले सको। ये गैदर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, प्रेजेंट करता है उस डेटा को जो कहीं से हवा से नहीं आ रहा है, रिलायबल सोर्सेज हैं, और अकॉर्डिंगली आपके डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपके डिसीजन मेकिंग में मदद करता है।
ना प्रोसेसेस डेटा टू मेक इट यूजफुल, ताकि आप डिसीजंस जो है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ले। ओ ना की एलिमेंट्स क्या है एमआईएस के? इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सर्विसेज फॉर मल्टीपल यूजर्स, लिंक्स कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर थ्रू डेटाबेस, इंटीग्रेट कर रहा है बेसिकली एमआईएस। यूजर मशीन इंटरफेस फास्ट है, रियल टाइम सर्चेज एनेबल करता है, टेम्परेरी इंफॉर्मेशन को भी सपोर्ट करता है। मैनेजमेंट लेवल, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और बोले तो टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। सपोर्ट्स बोथ ऑपरेशनल एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, और ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग में भी मदद करता है रोजमर्रा के दुनिया में। एमआईएस में दो मेन रोल्स हैं जो मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं। एक तो डिसीजन जो आपने सपोर्ट, मतलब बेसिकली आप डिसीजन क्यों लिया है उस पर सपोर्ट मिलता है, ठीक है। प्लस decision repeat supports different types of managerial decision when input data changes। ये हो जाएगा तो अगर मान लेते हैं एज ऑफ पीपल चेंजेस टू, तो अगर कोविड की नेक्स्ट वेव आ जाती है तो बेसिकली मैनेजर्स इस एमआईएस को यूज करते हैं ताकि आप डिफाइन कर सको, अंडरस्टैंड कर सको प्रॉब्लम को, और फिर उसकी सोल्यूशन भी निकाल सको। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है, गिविंग यू सम टाइम of 10-20 seconds, please read this slide, it is important। हो सकता है आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। अच्छा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप रोज हर बिजनेस करते हुए रोजमर्रा में आपको बिजनेस के लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इंफॉर्मेशन इसलिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप एमआईएस इस्तेमाल करते हो तो इससे आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर पाते हो, क्योंकि जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको मद्देनजर रखते हुए आप बेस्ट सर्कमस्टांसेस, बेस्ट सिचुएशंस को केटर कर सकते हो, या बेस्ट तरीके से सिचुएशंस को केटर कर सकते हो। इम्पोर्टेंट क्यों है गुड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड एमआईएस? आप गुड डिसीजन मेकिंग कर पाते हो अगर गुड गुड एमआईएस है। अगर बैड एमआईएस है तो पुअर डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। क्वालिटी जो है मैनेजरियल डिसीजन की, डेफिनेटली जिस तरीके की अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उस पर डिपेंड करेगी। अगर मैनेजरियल जो इंफॉर्मेशन ही है वही खराब है या अप टू डेट नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो इसको सिस्टम क्या प्रोसेस करेगा और क्या मैनेजमेंट उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा। और अगर हमारे पास गुड एमआईएस है तो आप एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते। कंपैटिबिलिटी एंड अलाइनमेंट क्या है? एमआईएस स्ट्रैटेजी जो है वो करंट सिस्टम से कंपैटिबल होना चाहिए। जो चॉइस है एमआईएस की शुड अलाइन विद डिसीजन टू बी मेड। जो कनेक्शन है बिटवीन द डिसीजन एंड एमआईएस इज क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट, ओके। अब डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करता है एमआईएस। एमआईएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करता है, इस्टेब्लिश करता है सिस्टम। इन एमआईएस प्रोवाइड्स कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन, कि हमने यस और नो सिचुएशन में क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास ये डेटा अवेलेबल था, ये हमारे को रेड लाइट, रेड फ्लैग्स दे रहा है, हमारे को ग्रीन फ्लैग्स दे रहा है, ये हमें इसके लिए भी वेट करना चाहिए। तो ये सब कुछ हम डिसीजन किस पे बेस ले रहे हैं? जस्ट नॉट ऑन आर इंट्यूजन, या हम लोगों ने मिलके डिसाइड किया। भाई साहब किस बेसिस पे आपने डिसाइड किया, दैट ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट, ओके। सिस्टमैटिक टूल है, टाइमली इंफॉर्मेशन मिल पाती है और मैनेजरियल पॉलिसी हेल्प कर पाती है डिसीजन में। गाइडलाइंस एंड बाउंड्रीज बोले तो एमआईएस स्टैट्यूट्स गाइड बिजनेस ओनर्स एंड डिसीजन मेकर्स, ओके। ओवरस्टेपिंग बाउंड्रीज से हेल्प करता है, आपको प्रिवेंट करता है कि भैया जो इसके आगे हमको वी शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस, ये लक्ष्मण रेखा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। एंश्योर प्रूवन डिसीजंस आर कंसीडर्ड व्हाइल अनटेस्टेड वंस आर रिजेक्टेड। हिट एंड ट्राई नहीं चल रहा है भाई, ठीक है। जो प्रूवन है, जो साइंटिफिक है, जो डिसीजन डेटा बैक्ड अप है, ओनली दैट इज व्हाट इज टू बी टेकन केयर और टेकन थ्रू, ओके ना। रोल क्या है एमआईएस का बैंकिंग इंडस्ट्री में? बैंकिंग ऑफर्स फिनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि आपको पैसे ऐसे डिपॉजिट करने हैं, कोई उधार लेना है, और बहुत सारी और। मॉडर्न बैंकिंग इज कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। कॉम्प्रिहेंसिव इज डिटेल्ड,
Customers choose banks based on ease, quality, and range of service. Okay. डाइवर्स कस्टमर बेस बैंक में बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, कुछ इंडिविजुअल हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ बिजनेसेस हैं, कुछ गवर्नमेंट्स हैं। उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और ड्यूरेशन भी बदल सकती है, अलग हो सकती है। क्विक सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बैंक जो है फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आपको ज्यादा फास्ट रिजल्ट्स देने के लिए काम करती है, ताकि ऑफकोर्स आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल बेटर हो पाए। इलैप्स्ड a time of transaction execution is a key measure of service. एग्जाम्पल्स इंक्लूड कि पैसे कैसे फटाफट जा रहे हैं या कितने समय में जा रहे हैं, पैसे विड्रॉ कैसे कर पा रहे हो, लोन के अप्रूवल प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है। एमआईएस की इंपॉर्टेंस तो है बैंकिंग में, ये एमआईएस जो है बैंकिंग में क्विक और एफिशिएंट सर्विस पे रिवॉल्व करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप नहीं तो कोई और सही, क्योंकि आज हमारे पास कंपटीशन बहुत अवेलेबल है, नॉट ओनली इन बैंक, यू सी इट एनीवेयर। ठीक है। कस्टमर्स को फास्ट एक्सेस चाहिए टू अकाउंट स्टेटस फॉर डिसीजन मेकिंग, लोन असिस्टेंस, इंटरेस्ट रेट, टैक्स कंसल्टेशन, इन्वेस्टमेंट गाइडेंस आर सॉफ्ट। सर्विस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, एमआईएस हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, डिसाइड करने में, डेवलप करने में सर्विस स्ट्रैटेजीज। डिफरेंट कस्टमर्स की डिफरेंट सर्विस डिमांड्स हो सकती है। इफेक्टिव एमआईएस टेलर्स सर्विसेज टू मीट कस्टमर नीड्स। डेटा एनालिसिस फॉर कस्टमर इनसाइट्स, एमआईएस एनालाइज करता है कस्टमर का डेटा को, ताकि वो कस्टमर को समझ पाए उसको जरूरत क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है। ठीक है। हेल्प करता है पर्सनलाइज सर्विसेज देने में और कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर करने में। ठीक है। एफिशिएंट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, एमआईएस स्ट्रीमलाइन करता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को, फास्टर करता है बेसिकली, वेट टाइम कम करता है और ओवरऑल कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बेटर करने पे फोकस करता है। Risk management and compliance. MIS aids in monitoring and managing financial risk. Ensure करता है compliance with regulatory requirements, और fraud भी कहीं ना कहीं कम हो पा रहा है क्योंकि आप compliances follow कर रहे हो और इसको manage कर रहे हो ढंग से। Automation and self service, MIS automate करता है routine task को, सेल्फ सर्विस ऑप्शन अवेलेबल है। ऑटोमेशन और एआई के बारे में हम यूनिट 13 में बातचीत करके आए हैं। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप यूनिट 13 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसकी मैं डिटेलिंग अब आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। कस्टमर्स परफॉर्म कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन, जिससे ब्रांचेस पे डिपेंडेंसी कम हो जा रही है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग, एमआईएस असिस्ट करता है फाइनेंशियल प्लानिंग के में भी, इंडिविजुअल्स के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी। तो जो रिपोर्ट्स यहाँ पे बनती हैं इन्वेस्टमेंट पे, लोन्स में, टैक्सेस में, सेविंग्स में, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको मदद करती है। मार्केट एनालिसिस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एमआईएस हेल्प करता है बैंक को मार्केट के ट्रेंड्स को समझने में, कस्टमर की नीड्स को समझने में, और फिर अकॉर्डिंगली नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेकर आता है। डिजाइनिंग एमआईएस फॉर बैंक, कस्टमर डेटाबेस, एनालाइज कस्टमर डेमोग्राफिक, कस्टमर की चॉइस क्या है, उसका प्रेफरेंस क्या है, वो उसका बिहेवियर कैसा है, इनकम टाइप, सर्विस यूसेज, इसके अकॉर्डिंगली कस्टमर को बांटा जा रहा है, सेगमेंट किया जा रहा है, ताकि आप कस्टमर के लिए पर्सनलाइज सर्विसेज, पर्सनलाइज पैकेजेस एज पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स बना सकते। Service to account holders, generate reports on non-moving accounts, low balances, missed payments. मतलब ईएमआई आई थी, आनी थी, नहीं आई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी पे भी तो एमआईएस रिपोर्ट बन रही है ना। बिजनेस प्रमोशन, हाँ, जब आप डेटा बिजनेस ट्रेंड्स और ग्रोथ सेक्टर के अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हो, उस पर काम करते हो, उसे एनालाइज करते हो, अकॉर्डिंगली अपने सर्विसेज ऑफर करते हो, क्रेडिट ऑफरिंग्स देते हो, तो ये एमआईएस यहाँ पे भी आपकी मदद कर रहा है आपकी स्ट्रैटेजीज बनाने में, डिसीजन मेकिंग करने में, ताकि आप नए बिजनेस एक्वायर कर सको और अपना बिजनेस ग्रो कर सको। ठीक है। इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक की बिजनेस इंडाइसेस, जैसे कि आप सीआरआर मेंटेन कर पा रहे हो नहीं, एमआईएस इसमें मदद कर रहा है आपका, एसएलआर में गड़बड़ तो नहीं हो रही है, आईटी सेक्टर रेशियो 40% जो बता रखा है हमारे को स्टेट बैंक के लिए फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो आपको लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करने में मदद कर रहा है, और एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड मतलब बेंचमार्क को मद्देनजर रखते हुए कि दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, उसको मद्देनजर रखते हुए एक इन्फॉर्म डिसीजन मैनेजर्स को लेने में मदद करता है। ठीक है। अब हमारे पास कुछ ह्यूमनिस्टिक फैक्टर्स हैं
जैसे एक इंसान है, हो सकता है वो कस्टमर की नीड ना समझ पाए, बट जब आप डेटा बैक्ड है, when in numbers are speaking for you, you'll be able to take prudent and a better decision. या फिर आपको समझ ही नहीं आया कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। लिमिटेड यूजर पार्टिसिपेशन, मतलब जो यूजर है, जो कस्टमर है, वो इतना इन्वॉल्व नहीं है, तो उसकी आप एक्चुअली नीड को समझ नहीं पा रहे हो। मैनेजरियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजर्स को सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन नहीं आता, ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको इसकी वजह से शायद इतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है जितना आपने सोचा था, ठीक है। इनएक्यूरेट डेटा की रिलायबिलिटी भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि कहाँ से ले रहे हो आप डेटा। और देयर कुड बी सम ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स आल्सो जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रॉब्लम में, जैसे लिमिटेड कोलैबोरेशन है, इनएफिशिएंट सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन अमंग मैनेजर्स, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो ये वाला डिपार्टमेंट इसकी मदद नहीं कर रहा है, ये वाला डिपार्टमेंट इसकी मदद नहीं कर रहा है। एनालिसिस में प्रॉब्लम है, लेट्स से फेलिंग टू एनालाइज एग्जिस्टिंग सिस्टम्स एंड मेथड्स, लीडिंग टू रिडंडेंसी एंड इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंट हो जा रहे हो इस वजह से आप। evaluation evaluation negligence या neglecting to evaluate existing power structure एंड डायनेमिक्स बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एम आई एस तो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, बट एग्जिस्टिंग सिचुएशन को भी तो समझो ना। हो सकता है कि जो स्टाफ है वो ढंग से ट्रेन नहीं है, या उसकी इतनी अच्छी स्किल नहीं है मैनेजमेंट से रिलेटेड, या आपको पता तो है बट आपने उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से अगेन यूजर डिससेटिस्फाइड है। यूजर ट्रेनिंग, आपने स्टाफ को तो ट्रेन कर दिया, बट यूजर को पता ही नहीं कैसे यूज करना है। ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में आ जाते हैं। आपसे पूछ लेंगे कौन से फैक्टर में आ जाएगा, तो यू नो दैट दीज आर द ह्यूमन फैक्टर्स दैट वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। या जो डेटा है या डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट नहीं है, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एनवायरमेंटल एनालिसिस हो सकता है, कंसीडर एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग एमआईएस, देन resource allocation, allocate sufficient resources, user training, comprehensive details दो, documentation, proper site documents update करो, continuously monitor कर सको ताकि आप evaluate कर सको और improvement ले सको जहां पर भी possible है, ठीक है। तो जैसे हमने 15th यूनिट फटाफट कर ली, उसी तरीके से हम 16th में भी समय ज्यादा नहीं लगाएंगे, लगभग आधा घंटा और, एंड विल बी डन विद दीज 3 यूनिट्स आल्सो। Which of the following is not a step towards conversion of data into decision, process, information, in action, decision? तो क्या नहीं है, नहीं पूछा है आपसे, आंसर क्या हो जाएगा? C is going to be the right answer, ठीक है ना। The customer choose a bank mainly on which of the factors? The ease for doing business, the quality of personal and services, the range of facilities provided, yeah, all of the above. Of course, it is all of them. The factors affecting issues related to MIS are ह्यूमनिस्टिक हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, इसलिए सारे ही फैक्टर्स हैं जो एमआईएस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू सिक्योरिटाइजेशन, दैट इज यूनिट 16. Just let me get myself a glass of water. Give me a moment, guys. Yes. Let's continue. Let's talk about unit 16, that is securitization. Securitization एक financial process है जिसमें आप इन्वॉल्व करते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असेट, सॉरी, टिपिकली लोन्स, मतलब असेट में मैं लोन के बारे में बात कर रही हूँ, लीजेस के बारे में बात कर रही हूँ, रिसीवेबल्स के बारे में बात कर रही हूँ, इनटू ट्रेडेबल सिक्योरिटीज,
इसको आप बेचकर पैसे कमा सकते हो। एक प्रोसेस अलाउ करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि जो इलिक्विड असेट्स है, ठीक है, या जो बैंक्स में असेट जो है जो डिफॉल्ट कर रहे हैं ऑन द बैलेंस शीट इनटू लिक्विड सिक्योरिटीज, इसको आप कैन बी सोल्ड टू इन्वेस्टर्स। ओके, सिक्योरिटाइजेशन शुरू हुआ लगभग 1970 में यूएस में, इन द यूएस, when home mortgages were pooled by the government backed agencies so that they can be repackaged into interest bearing securities. सिक्योरिटाइजेशन एक फिनेंशियल प्रैक्टिस है जिसमें आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्चुअल डेट को पूल कर दे रहे हो, जैसे कि आपका रेसिडेंशियल मॉर्गेज है, कमर्शियल मॉर्गेज है, कोई ऑटो लोन ले रखा है, कोई क्रेडिट कार्ड का डेट ऑब्लिगेशन है आपके पास, या कोई भी नॉन डेट असेट भी हो सकता है जिससे पैसे बेसिकली बैंक को पैसे आ रहे हैं, कोई फी कम या सर्विस इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ओके, एंड सेलिंग द कैश रिलेटेड फ्लोज, selling their related cash flows to third party investors, okay, as securities which can be described as, जो सिक्योरिटी दे रहे हो उसको आप बॉन्ड बोल सकते हो, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स बोल सकते हो, या कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको बैलेंस शीट दिखाऊं, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में आपका स्टार्टिंग में तो कैपिटल आता है, कैपिटल के जो भी तरीके के आपके डेट ड्यूज है, जो पैसे आपने देने हैं, आपकी देनदारी है। ओके, देन यू हैव असेट्स। असेट में पहले फिक्स असेट आते हैं, फिर लोन्स एंड रिसीवेबल, इसको आप करंट असेट बोल सकते हैं। बैंक के लिए बस बैलेंस शीट बता रही हूँ मैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा डिटेल में बैलेंस शीट की नहीं जा रहे। सिक्योरिटाइजेशन क्या है? असेट सिक्योरिटाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस जहाँ पे इंटरेस्ट जो है लोन पे और किसी भी और तरीके का रिसीवेबल है उसको हमने पैकेज कर लिया है या अंडरराइट कर लिया है या किसी भी फॉर्म में भेज दिया है ऑफ असेट बैक सिक्योरिटीज। और सिक्योरिटीज में जैसे मैंने बताया बॉन्ड्स हो सकते हैं, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, या कोलैटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, मतलब बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बैक्ड है। सिक्योरिटाइजेशन से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इलिक्विड असेट को या कम्बिनेशन ऑफ इलिक्विड असेट को इनटू सिक्योरिटी। कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझनी है, जैसे कि ऑब्लिगर। ऑब्लिगर वो बंदा है जिसने पैसे देने हैं, जिसकी देनदारी है। ठीक है, जो लायबल है वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज, कि उसको कुछ पैसे जो है वो देने हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी जो भी उसकी लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज कर पाए। ठीक है, फिर ओरिजिनेटर है। ओरिजिनेटर वो बैंक या कंपनी है जिसने पैसे दिए थे, जिसकी बैलेंस शीट में असेट बन रखा है, या उस सिंगल असेट को पूल में कन्वर्ट करना है, बिकॉज हम सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस की ओर चल रहे हैं। एंड वुड इंक्लूड अदर एंटिटीज ऑफ कंसोलिडेटेड ग्रुप। अगर मान लेते हैं कंसोर्टियम लोन ले रखा है, लेट्स से अलग अलग बैंक पे आ जाएंगे यहाँ। सिक्योरिटाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप सिंगल परफॉर्मिंग असेट को या पूल ऑफ परफॉर्मिंग असेट को आर सोल्ड टू बैंक्रप्सी रिमोट एसपीवी। एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल। व्हाट इज एसपीवी? स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये व्हीकल जो आप बोलते हो, ठीक है। और उसको बैलेंस शीट से ओरिजिनेटर मतलब जो बैंक है, बैंक की बैलेंस शीट से हम एसपीवी की बैलेंस शीट में चला दे रहे हैं और उनके अगेंस्ट रिसीट्स ले रहे हैं। ठीक है, और इमीडिएट पेमेंट, आप पैसे दो, मतलब मान लेते हैं ए ने बैंक को पैसे देने थे, मतलब इनसे लोन लिया था, ठीक है, तो ये ऑब्लिगर हो गया और ये ओरिजिनेटर हो गया। मान लेते हैं बैंक ने इस लोन को एक एसपीवी को दे दिया, ठीक है, कि भाई तुम हमारे को पैसे दे दो और ये पैसे ऑब्लिगर देगा वो आपके पास चल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ रिसीट्स, जो भी मैंने पीछे दिखाई ना, ये पास पास थ्रू सर्टिफिकेट्स या बॉन्ड या कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। ठीक है,
चलिए, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल एक ऐसी कंपनी है, ट्रस्ट है, एंटिटी है जो कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, इस्टेब्लिश करी गई है किसके लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है, जैसे एक्टिविटीज जो कि accomplishing the purpose of company trust or entities in case as the case may be, किसी स्पेसिफिक काम के लिए, या फिर which is structured in a manner intended to isolate corporation or trust or entities as the case may be from credit risk of originator to make it bankruptcy remote। मतलब बेच दिया बैंक ने, इनको दे दिया, है ना। तो ओरिजिनेटर इस बैंक, उसने क्रेडिट रिस्क इस एसपीवी को ट्रांसफर कर दी। एसपीवी स्पेशल पर्पस कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट एटसेट्रा। स्पॉन्सर क्या है, ये वो बंदा है वो स्टैब्लिशेस और प्रमोट्स है स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी। तो हमारे पास एक बंदा हो गया जिसने लोन लिया था, जिसे हम ओब्लिगर बोल रहे हैं, ठीक है। एक है बैंक, वो जिसने लेट्स से लोन दिया था, ठीक है। इसको हम ओरिजिनेटर बोल रहे हैं। फिर हमारे पास है ये एसपीवी, जो बेसिकली लोन जिसको ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। और जो इस ऑर्गेनाइजेशन का, या जो इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने प्रमोट किया है या इस्टेब्लिश किया है, जिस बंदे ने, वो बन जा रहा है स्पॉन्सर। तो आई होप अभी तक 4 बातें जो हमने पढ़ी हैं वो हमको क्लियर हो चुकी। जो अभी तक हमने 4 बातें पढ़ी है वो हमें समझ आ गया, कौन है ऑब्लिगर, कौन है ओरिजिनेटर, कौन है स्पेशल पर्पस व्हीकल, और कौन है ये स्पॉन्सर। ठीक है। चलो अब सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को समझते हैं। जो प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन का वो चालू हो जाता है, जो ओरिजिनेटर है या लेंडर है उसने सेग्रीगेट कर दिया लोन्स को, लीज को, रिसीवेबल्स को एक पूल में into a relatively homogeneous, homogeneous is same, homo means same in regard to types of credit, maturity and interest rate risk। The pools of asset are then transferred to SPV। फिर जो पूल कर दिया आपने एसेट को, इसको अपने एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया। अब 2 स्टेजेस फॉलो करी जाती है। फर्स्ट स्टेज इज सिंगल असेट और पूलिंग और सेल ऑफ पूल असेट टू एसपीवी इन रिटर्न ऑफ इमीडिएट कैश। इमीडिएटली आपके पास पैसे वापस आ जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या है, रीपैकेजिंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिप्रेजेंटिंग क्लेम्स और इनकमिंग कैश फ्लोज फ्रॉम असेट और पूल्स ऑफ असेट फ्रॉम द थर्ड पार्टी इन्वेस्टर बाय इशुएंस ऑफ ट्रेड डेट्स और सिक्योरिटीज। मतलब इस एसपीवी ने बैंक ओरिजिनेटर को पैसे दे दिए और लोन अपने पास ट्रांसफर करा लिया, मतलब जो ऑब्लिगर है वो इस एसपीवी को पैसे देगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि बैंक बोल रहा है पैसे आएंगे तो सही इस बंदे से, जो जो हमारा ऑब्लिगर है, बट हो सकता है टाइम लग जाए, तो अभी के लिए आप हमारे से ट्रेड रिसीवेबल्स ले लो, कुछ पैसे दे दीजिए, सिक्योरिटीज दे दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास पैसे आएंगे, हम आपको वापस दे देंगे। तो सिक्योरिटाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कन्वर्ट करे डेट को, यूजली इलिक्विड एसेट को, सिक्योरिटीज में, ओके, एंड देन बॉट एंड सोल्ड इन फाइनेंशियल मार्केट। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कलेक्ट करते हैं मनी इनटू अ पूल, और फिर मतलब बेसिकली डिवीजन होता है स्मॉल पार्ट्स में। बायर्स आते हैं, सिक्योरिटीज को, इन असेट को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया जाता है और पैसे ले लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं अभी बैंक के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, पैसे फंड रिलीज करने में हेल्प कर रहा है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, क्वालिटी रिटर्न्स आ रहे हैं। लिमिटेशन क्या है, रिस्क है लेंडर्स के लिए और डिफिकल्ट है टू असेस द रिस्क फैक्टर इन सिक्योरिटीज, ये कुछ लिमिटेशन है। एडवांटेजेस जैसे कि अभी भी हमने बात करी, ये ऑफर कर रहा है काफी सारे एडवांटेजेस, सेलर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी और डेट मार्केट को भी। मतलब ऐसे बैंक को सपोर्ट कर रहा है लोन में, ताकि वो अपनी बैलेंस शीट को अकॉर्डिंगली मेंटेन कर पाए।
thus reducing need for additional capital. और पैसों की जरूरत नहीं पड़ रही ना यहाँ पर. It is alternative form to bank or financial institution for raising fund. It also reduces lending concentration and improve liquidity की एक ही जने को एक ही जगह पर पैसे दिए गए क्योंकि हमने तो पूल कर दिया हमने assets को. Supporting attainment of funds at lower cost since these are isolated from potential bankruptcy risk of originator. क्योंकि यहाँ से हो सकता है ये bankrupt हो ही रहा हो बंदा जो हमारे को डिफॉल्ट कर. लाइक बेटर मैचिंग ऑफ असेट्स टू लायबिलिटी मिल पाती है लॉन्ग टर्म डेट के लिए. प्लस डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ यूनिफॉर्म असेट है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए. सपोर्ट कर रहा है नॉन लिक्विड असेट को या असेट्स इनटू लिक्विड और मार्केटेबल असेट सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर रहा है. फैसिलिटेट कर रहा है ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम लेस एफिशिएंट डेट मार्केट टू मोर एफिशिएंट डेट थ्रू सिक्योरिटाइजेशन. ठीक है. आरबीआई के न्यू डायरेक्टिव्स को फॉलो किया जाए तो हमारे पास कुछ न्यू डायरेक्टिव्स आए हैं जहाँ पे सेपरेट मास्टर डायरेक्शंस आई हैं ऑन ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर एंड सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट्स. कब आई थी? 2020 में आई थी. फिर मतलब आरबीआई ने कुछ बताया, फिर लोगों को बोला कि आप बताओ, आपकी अपनी अपनी टिप्पणी दो. बेसिकली पब्लिक कमेंट्स में इसको डाला. मास्टर डायरेक्शन सारे कमर्शियल बैंक्स पे excluding, very important, it excludes RRBs, all India term financial institutions, SFBs, NBFCs on securitization standards. but ये सिर्फ कमर्शियल बैंक्स पर अप्लाई करती है. ठीक है. आरबीआई ने डायरेक्ट किया है दैट व्हाइल कॉम्प्लिकेटेड एंड ओपेक सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर कुड बी अनडिजायरेबल विद द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल stability, prudentially structured securitization transaction can be important facilitator. हेवे तरीके से आपको पुलिंग नहीं करनी है, सिक्योरिटाइजेशन नहीं करनी है, बट अगर ढंग से स्ट्रक्चर करते हुए आप ट्रांजैक्शंस को सिक्योरिटाइज कर रहे हो तो यस, इससे फिनेंशियल मार्केट बेटर हो पाएगी, रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो पाएगा, बैंक या ओरिजिनेटर्स की लिक्विडिटी बेटर हो पाएगी ताकि वो नए लोन्स आगे फर्दर दे पाए. तो जो मास्टर डायरेक्शंस 2021 में आई, आरबीआई ने यहाँ पे मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट लेकर आया, एमआरआर जिसे बोल रहे हैं. और अंडरलाइंग लोन्स with original maturity of 24 months or less, MRR will be 5% of the book value of loan being securitized. ये data important है, we have to learn this. This data is important for us. और यहाँ पे 24 महीने से ज्यादा है वहां पे एमआरआर 10% रहेगा बुक वैल्यू. और ध्यान क्या देंगे? इट इज बुक वैल्यू, इट इज बुक वैल्यू, इट इज बुक वैल्यू. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये पूरी स्लाइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इन केस ऑफ रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, एमआरआर जो है ओरिजिनेटर के लिए 5% रहेगा अगेन बुक वैल्यू पे, being securitized irrespective of original maturity. जैसे यहाँ पे अपने 24 महीने से कम और 24 महीने ज्यादा बोला है ना, बट जब मैं रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी से हम बात करें तो यह 5% है. मिनिमम टिकट साइज जो है इशुएंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन का शाल बी 1 CR. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा येट अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा येट अगेन. ओके, सिक्योरिटाइजेशन में ट्रांसफर ऑफ असेट एंड असेट्स एलिजिबल फॉर सिक्योरिटाइजेशन. अगर सिंगल सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें तो अंडरलाइंग असेट जो है रिप्रेजेंट करना चाहिए कि कितना डेट बचा हुआ है सेम पूल ऑफ ऑब्लिगर से. ठीक है. ऑब्लिगर इज जिसने लोन लिया हुआ है, जिसकी लायबिलिटी है, इस बंदे की लायबिलिटी है पैसे देने वाली. ठीक है. सब्जेक्ट टू द कंडीशन सारे ऑन बैलेंस शीट स्टैंडर्ड एसेट्स, स्टैंडर्ड एसेट वो मतलब जो लोन दिया था और टाइमली ईएमआई आ रही है, एक्सेप्ट फॉलोइंग विल बी एलिजिबल फॉर सिक्योरिटाइजेशन बाय द ओरिजिनेटर्स. रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी जैसे कोई कैश क्रेडिट है, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल है, ये एक्सेप्शन है. एक्सेप्ट करें हम बात करें ना, एक दो बार पढ़ेंगे इसे, 1 to 2 टाइम्स रीड करेंगे pause the session and you will be sorted. ठीक है. मैं लिखती इसलिए देती हूँ ताकि pause the session जब आप कंटेंट पढ़े तो आपको पता हो कि what is the next course of action. Asset purchase from other entities,
सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर एंड लोन विद बुलेट रीपेमेंट ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, ये इन्हें छोड़ के आप सारे सबको ऑफ बैलेंस शीट स्टैंडर्ड असेट्स को वो कर सकते हो, ऑन बैलेंस शीट स्टैंडर्ड असेट को सिक्योरिटाइज कर सकते हो। बट रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज को, किसी और एंटिटी से एसेट अगर आपने परचेज किया है, सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर है और अगर बुलेट रीपेमेंट हो रही है तो नहीं करेंगे। Now let's talk about MHP. MHP is minimum holding period. Originating banks, मतलब जिसने लोन दिया है, जो सिक्योरिटाइज लोन कर रहे हैं, ओनली आफ्टर दीज हैव बीन हेल्ड बाय देम फॉर अ मिनिमम पीरियड इन देयर बुक्स, उसको सिक्योरिटाइज कर सकते हैं। जो क्राइटेरिया गवर्न करता है इस एमएचपी को वो हमें बता रखा है, ये देखते हैं क्या है। जो मिनिमम इम्प्लीमेंटेशन रिस्क का इज नॉट पास ऑन द इन्वेस्टर। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क जो है पास नहीं करी जाती है, यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो मिनिमम रिकवरी परफॉर्मेंस है वो डेमोन्स्ट्रेटेड बिफोर प्रायर टू सिक्योरिटाइजेशन, ताकि बेटर अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स मिल सके। मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट क्या है, एमआरआर प्राइमरीली डिजाइन किया गया है ताकि ओरिजिनेटिंग बैंक जिसने लोन दिया है हैव कंटिन्यूइंग स्टेक्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिक्योरिटाइज्ड एसेट, मतलब जिस बंदे को लोन दिया था उसका वो अगर डिफॉल्ट कर देता है, बैंक्रप्सी एटसेट्रा हो जाती है, ताकि प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस लोन की बैंक की तरफ से भी चलती जा सके। कहीं पे चले पैसे लिए और चलो बाय टाटा सी यू। ओके, तो 5% रहता है बुक वैल्यू पे, being securitized for loan with original maturity of 24 months और 24 मंथ से ज़्यादा है तो ये 10% हो जाता है। होम लोन के केस में 5% ही रह जाता है। बुलेट रीपेमेंट रिसीवेबल्स में 10% रहता है। तो ये डेटा हमने नहीं पढ़ा था, ये वाला पढ़ लेते हैं। बाकी 24 महीने से ज़्यादा, 24 महीने से कम और होम लोन के बारे में ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। ठीक है, एंड विद दिस वी आर डन विद मॉड्यूल बी। Okay, which one of the following statement is appropriate in respect of securitization process? The lender first selects the asset they want to securitize. The issuer SPV makes payment to the lender for loan. The assets are converted into pool of securities by lender for purpose of issuing pass-through certificate. And the pass-through certificate are sold to other investors who are willing to invest. Actually सब कुछ सही है, ये पूरा ही प्रोसेस सही है। अगर हमने क्वेश्चन कर लिया तो securitization is sorted for us. It's a good question. Also for the purpose of revision. ठीक है, what does securitization means? Disposal of security towards recovery of loan overdue, pooling individual loans and selling on as a package, trading in securities and other market instruments, and issuing new securities for a bank to raise money for lending. The answer would be B in here. ठीक बात है। Securitization can be classified affected for standard asset, rated accounts, substandard and substandard, या all of the above. Actually securitization सभी पे impact डाल सकती है। Okay, now RBI has since revised or reduced MHP for securitization from 12 months to 6 months. Actually this is the data that we have not studied and it is important. Okay, so I suggest you to read this immediately now. Give yourself some seconds and read this. MHP RBI ने रिवाइज कर दी है फॉर सिक्योरिटाइजेशन। पहले 12 महीने हो कर दी थी, आज 6 महीने हैं। 6 महीने के लिए आ सकते हैं, होना चाहिए, तभी आप सिक्योरिटाइज कर सकते। NARCL has been set up by, किसने सेटअप किया? NARCL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, बैंक्स ने, या किसी ने भी नहीं। अगर मैं NARCL के बारे में बात करती हूँ तो हम थोड़ी बातें करके हैं इसके बारे में जब हम सरफेस ही पढ़ रहे थे, बट अगर आपको नहीं भी याद है तो लेट मी जस्ट क्विकली राइट इट फॉर यू। NARCL is National Asset Reconstruction Company Limited. दिस इज NARCL। NARCL किसने करा सेटअप? NARCL किया गया सेटअप बाय
actually banks, ठीक है, it is a state sponsored bad bank in India. आरबीआई ने कंपनी को सर्टिफिकेशन दिया था ऑफ कोर्स, बट सेटअप बैंक्स के द्वारा खुद किया गया है। ठीक है, जो बैड लोन्स हो जा रहे हैं, जो एनपीए हो जा रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, एंड विद दिस गाइज वी आर डन। इफ यू हैवंट जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, जॉइन दिस वन, आई विल बी शेयरिंग द नोट्स हेयर ऑल्सो इन सीएमए दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, प्लस मैं फ्री मटेरियल जीआईबी सीआईबी ऐप पर भी इन नोट्स को अपलोड कर दूंगी। ठीक है, विद दिस वी आर डन विद मॉड्यूल बी हु आर डन। मॉड्यूल सी में, मॉड्यूल सी को हम साथ साथ इकट्ठे ही करेंगे, मतलब मॉड्यूल सी एक बारी में ही कर लेंगे एंड मॉड्यूल डी भी हम एक ही बारी में कर लेंगे। नेक्स्ट 2 days we'll be doing both of these modules in one go each. Okay, so for now I'll take your leave, dear bankers. With this is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Have a great evening and a beautiful day ahead tomorrow. Bye bye.